मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से उत्तराखंड वासियों को मिली बड़ी रेल सौगात। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस। खनन तत्परता सूचकांक योजना में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान। अब राज्य को मिलेगा 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। दीपावली पर अतिरिक्त बस सेवाएं संचालित करेगा उत्तराखंड परिवहन निगम। अधिकारियों की जिम्मेदारी की तय। हरिद्वार कुंभ 2027 क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण के लिए लगेंगे भीड़ घनत्व सेंसर। भीड़ बढ़ते ही प्रशासन के पास सीधे जाएगा अलर्ट। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण पर रिपोर्ट मांगी। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक की। 25 अक्टूबर को परिवहन महासंघ करेगा गढ़वाल मंडल में चक्का जाम। महासंघ ने विभाग को दिया अल्टीमेटम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नैनीताल से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर सरोवर नगरी नैनीताल में दीपावली के मौके पर मोमबत्ती के व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने कई तरह की कैंडल बाजार में उतारी हैं, जिसमें फ्लोटिंग कैंडल के अलावा अरूबा कैंडल, सेंटेड कैंडल्स और टेडी कैंडल, आइसक्रीम कैंडल, बॉल कैंडल के साथ कई तरह के गिफ्ट कैंडल से बाजार भरा हुआ है। विशेष तरह के कारीगरों के तैयार की गई डिजाइनर कैंडल्स पर्यटकों को खूब भा रही हैं। नैनीताल आए पर्यटक दीपावली के पर्व पर अपने लिए कैंडल खरीदने के साथ ही रिश्तेदारों और मित्रों के लिए भी गिफ्ट पैक करवा रहे हैं। एक तो यहाँ पे हैंडमेड कैंडल्स हैं, तो वो अपने आप में काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत प्यारी फ्रेग्रेंसेज हैं जो आपको यूजुअली नहीं मिलती। आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है। और जैसे मेरे को पर्सनली कैंडल्स बहुत पसंद है, रूम वूम में लगाती हूँ, दोस्तों को भी देती हूँ, तो ये काफ़ी बेटर गिफ्ट है। और मतलब दिवाली के पर्पज से भी अच्छा, और इंजेंडेड आप अपने रूम में डेकोर करके रख सकते हो, तो उस हिसाब से अच्छा है। ऐसी कैंडल्स देखिए, बट जिस तरीके की फ्रेग्रेंसेज इनके पास है ना, एक एक फ्रेग्रेंस बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक स्मेल है, बहुत ही नेचुरल फ्रेग्रेंसेज है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि भाई नेचुरल फ्रेग्रेंस है, तो वो बहुत अच्छी है। काफ़ी सूदिंग भी रहती है, मतलब काफ़ी सूदिंग है जब आप रात में जला के सोते हो, बहुत अच्छा। यहाँ पे हर सेंस की कैंडल है और ये हैंडमेड है, तो मतलब खुद से ही लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क देती है कि वो खुद से बना रहे हैं। एंड लाइक ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का थोड़ा सा कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। एंड देन बहुत अच्छा है, यहाँ की बहुत ऑथेंटिक स्मेल है, सब कुछ बहुत नेचुरल वाइब देता है नैनीताल का। और हम लोग कैंडल्स को एज अ गिफ्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैंडल्स खुद में ही बहुत अच्छी होती हैं, वो मतलब पॉजिटिविटी फैलाती हैं, उसमें खुद में इतना पावर होती है कि वो लोगों का मूड चेंज कर सकती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, नेचुरल है और यूज़फुल है गिफ्टिंग के लिए, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये बेस्ट गिफ्टिंग ऑप्शन है अभी। आजकल की मिलावट जो हम देख रहे हैं सारी मिठाइयों में, सब कुछ मिलावटें चल रही है, तो उससे अच्छा है कि कैंडल यूज़फुल चीज़ है घर के लिए। दिवाली का मौका है और ऑर्गेनिक है, उसके साथ में मैंने और चीज़ें ली हैं जो ऑर्गेनिक चीज़ है और चीज़ें हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन है गिफ्टिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने रिजॉर्ट होटल्स के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के साथ ही नदी किनारे बने सभी अवैध निर्माण की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को गंगोत्री से उत्तरकाशी तक सभी रिजॉर्ट की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लास्ट ऑर्डर में अपने डायरेक्शन किया था कि जो इको सेंसिटिव जोन जो भी चीज़ें कवर करता है, उन सब एरियाज़ का एक सर्वे हो, और वो जो सारा सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट डीएम से मांगी थी। तो अभी इट्स अ लॉन्ग हॉल, बिकॉज वो 4000
किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है। इट्स 100 किलोमीटर्स, बेसिकली 100 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है जो गौमुख से उत्तरकाशी तक एक्सटेंड होता है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में जितने भी लीगल कंस्ट्रक्शंस है उसके रिलेटेड रिपोर्ट मांगी थी। अभी डिपार्टमेंट ने उसमें कुछ ड्रोनोग्राफी जो वो बता रहे थे की हुई है, तो उसकी रिपोर्ट फिर अब दे विल बी गिविंग इट इन द नेक्स्ट डेट। अभी 3 तारीख को ये दोबारा लगी हुई है PI। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कुमाऊं इलाके में खरीफ फसल की मुख्य उपज धान की कटाई सितंबर और अक्टूबर में होती है। कटाई के साथ साथ धान की सरकारी खरीदारी भी तेजी से की जा रही है। सरकार ने आढ़तियों से इस साल कुल 5.25 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें कुमाऊं मंडल को 4.25 लाख और गढ़वाल मंडल को 0.5 लाख टन का लक्ष्य दिया गया। इसके लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और ई खरीद पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को 48 से 72 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। खरीफ के जो खरीद सत्र प्रारंभ हो चुका है हमारा, ये 1 अक्टूबर से और 31 दिसंबर तक चलेगा। वर्तमान में हम 5 हमारी जो क्रय एजेंसियां हैं इनके माध्यम से धान क्रय कर रहे हैं। कुल हमारे क्रय केंद्र जो है 276 हैं और वर्तमान तक टोटल सभी क्रय केंद्रों में हमारे द्वारा जो हमें आवंटित लक्ष्य है उसका 22% क्रय कर लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि 30 नवंबर तक हम 7% धान क्रय कर लेंगे। किसानों को भुगतान जो है हम 48 आवर और के बीच में या फिर 8 to 72 आवर में कर रहे हैं। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई तो लगभग 80% भुगतान हो चुका है इसका धान क्रय। और अब सीधा आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर नए बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कहना सुनाता है। मंच पर आसीन हम सबको जिनकी उपस्थिति प्रेरणा दे रही है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद गिरी जी महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, राज्यसभा की सांसद दीदी डॉक्टर कल्पना सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश गिरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, मेयर रुड़की श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री कुंदन परिहार जी, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान जी, श्री प्रणव चैंपियन साहब, श्यामवीर सैनी जी, देशराज कनवाल जी, शोभाराम प्रजापति, अजीत चौधरी जी, श्रीमती रानी देवयानी जी, मनीष सैनी जी, प्रताप सिंह भड़ाना जी, राजपाल जी, सत्यपाल जी, मयंक गुप्ता जी, राकेश सैनी जी, राजपाल जी, अनीश गौड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। आज इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले जिला महामंत्री सागर गोयल जी और अक्षय प्रताप जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाई एवं बहनों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के इस विशिष्ट अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित देवतुल्य ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को, आप सभी का आज धनतेरस के शुभ दिन कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। मैं मेरे यहाँ पहुँचने पर आप लोगों ने मेरा भी बहुत स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्य का संचार हो। ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आपके समर्पण से, आपके परिश्रम से और पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा के बल पर मुझे याद है कि हम लोगों ने इस कार्यालय का शिलान्यास भी किया था, हम सब लोगों ने मिलकर, और बहुत जल्दी इस कार्यालय का हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में
आज इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आज को 2 दिन पहले इसी प्रकार हमने काशीपुर में भी, काशीपुर के कार्यालय का भी लोकार्पण कर दिया। ये केवल एक भवन मात्र नहीं है, जैसा आपने सभी पूरे हमारे सभी वक्ताओं ने भी बताया, बल्कि हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की निष्ठा, समर्पण और संगठन के प्रति उनकी जो निष्ठा है और संगठन का जो विस्तार है, उसका एक ये प्रमाण है। और ये सच में आने वाले समय में, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे इस पूरे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हमारे इस जनपद के अंतर्गत आते हैं, जो संगठन का जनपद है, वो 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ी ऊर्जा का केंद्र बनेगा, जहां से अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा और समाज के हर जरूरतमंद किसान को, मजदूर को, हमारे आम जन को बहुत बड़ा एक सेवा का माध्यम भी ये कार्यालय हमारा बनेगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने जनसंघ के रूप में एक राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी। आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वही संगठन हमारा उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। साथ ही हम सबको, पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद का विचार देने वाले, पूरे विश्व को जिन्होंने समाज के अंतिम छोर में अंत्योदय का विचार देने वाले, अपनी आदर्श शक्ति एवं बौद्धिक विशिष्टता से संपूर्ण में भारत के गौरव को बढ़ाने का काम करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहन, भारतीय जनता पार्टी का सफर बहुत लंबा है, बहुत संघर्षपूर्ण है। कभी 2 सीटों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में जा पहुंची है। ये कोई संजोग नहीं है, बल्कि ये संगठन के हर एक छोटे कार्यकर्ता की, बड़े कार्यकर्ता की, किसी की क्षमता अधिक होगी, किसी की सामान्य होगी, लेकिन सब ने मिलजुल कर इस संगठन को विस्तार दिया है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हमारे कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल पार्टी नहीं, बल्कि उन करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना का नाम है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का संकल्प लेकर रात दिन काम कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निष्ठा और समर्पण से लगे हुए हैं। मैं गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र वह पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को भी सम्मान देने का काम करती है। हमारी पार्टी अनेक ऐसे उदाहरण हैं, यहाँ किसी का मूल्य उसके पद से नहीं, बल्कि उसके समर्पण से, उसके परिश्रम से होता है। और मैं अनेकों बार कहता हूं कि जब हम काम करते हैं तो हमको उसके लिए बताना नहीं पड़ता है कि हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कई बार आगे पीछे होता है, कुछ थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में सभी का आकलन होता रहता है। आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में जो अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, उसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और कड़ी मेहनत है। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर भी आज नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत दुनिया की होने वाली घटना पर अपना कैसा रुख अख्तियार करता है। आज वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान, समरस, आत्मनिर्भर देश के रूप में आज हमारी पहचान स्थापित होती जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।
दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या में लंबे कालखंडों के बाद 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या भगवान विश्वनाथ की नगरी, महादेव की नगरी काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, या हमारे देवभूमि उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि वो परिसर भगवान केदार का काफी उसमें नुकसान हो गया, काफी क्षति हो गई थी। उस परिसर को, उस बाबा के स्थान को फिर से भव्य केदार या दिव्य केदार बनाना हो, या हमारे भगवान बद्री विशाल का नव निर्माण और मास्टर प्लान का काम हो, ये सभी काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, ना भूतो न भविष्य की। वहीं आज आपकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, नागरिक संशोधन कानून लाना हो या वक्फ संशोधन कानून लाना हो, ऐसे कानून के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसके सिद्धांत को पालन पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का, उसके जीवन को भी आगे बढ़ाने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। और मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, बल्कि स्थानीय उद्योग और व्यापारियों को भी एक नई ऊर्जा और नई गति प्रदान हो रही है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने भी राज्य में कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आप सब देखते हैं, कभी आपदा आती है, कभी अन्य प्रकार की चुनौतियां आती हैं, हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी हमने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप में रैंकिंग लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। कल ही भारत सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप हमारा खराब नहीं होना चाहिए, उसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप सभी, हम सभी कहीं जाते हैं, पूरे भारत में जाएं या हम दुनिया में कहीं जाएं, आप जब भी उनको ये बताते होंगे अपने परिचय में कि मेरा नाम ये है और मैं उत्तराखंड से आई हूँ, तो आप देखते होंगे कि उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता होगा और उनके हाव भाव में आ जाता होगा। एक लोग उसमें श्रद्धा से देखने लगते हैं, विश्वास से देखने लगते हैं।
और ऐसा देखते हैं कि जैसे कि भगवान के पास के सबसे नजदीक के लोग हमारे पास आ गए हैं। पूरी देवभूमि आज जहां हमारे अनेक देवताओं से, अनेक धामों से आच्छादित है, वहीं हमारे यहाँ पर हिम ग्लेशियर है। गंगा यमुना जैसी अनेक नदियों का हमारे यहाँ से उद्गम है। 70% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है और इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं। इसलिए देवभूमि का मूल अस्तित्व किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों, ये मेरा संकल्प है और ये संकल्प मैंने लिया है, लेकिन ये संकल्प पूरे देवभूमि का संकल्प है कि यहाँ की देव भाइयों बहनों, हमने जहां तो नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के बाद आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।